इक्वेनिमिटी वेंचर्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राजेश जी, मुझे याद है कि जब हम लोग Q2 की अर्निंग देख रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि नहीं Q3 ऑनवर्ड सही हो जाएगा सब। Q3 आया तो कहा गया कि नहीं Q4 में शायद चीजें सही हो जाएंगी। फिर हुआ कि नहीं Q1 का वेट कर लेते हैं। अब ये क्वार्टर दर क्वार्टर बीते जा रहे हैं सर, और बाजार अभी भी अपने ऑल टाइम हाई का वेट कर रहा है। ऑल टाइम हाई जो जनवरी में बना, वहां तक पहुंचने बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कैसे चीजें ठीक होंगी? नहीं अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्वार्टर पर क्वार्टर की ये जो रणनीति चल रही है न्यू हाई तो बन नहीं रहे, अभी थोड़ा उसके करीब पहुंचते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने याद दिलाया कि पहले हमारी क्या बातें हुई थी, तो ये 24,000 और 25,000 के बीच में जो इंडेक्स घूम रहा है काफी समय से, आई थिंक इसको ब्रेक करने के लिए जो ड्राइवर्स की जरूरत है वो थोड़े दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये जो चौधरी का चांद कहते हैं वैसा है, आता है फिर गायब हो जाता है। तो अभी निफ्टी 50 की जो आपने बात की है वो तकरीबन 21 की पी पे ट्रेड हो रहा है। ये अपने 10 साल के एवरेज अगर आप देखें तो 23 23.5 कुछ है, उसके लगभग 10-11% नीचे है। इसका मतलब बहुत सरल है कि जो लार्ज कैप्स है, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो फेयरली वैल्यूड है, ना ही सस्ती है ना ही महंगी है। लेकिन जो असली कॉशन है वो ये सरफेस पर नहीं है, ये बड़ी कंपनीज में नहीं पता चलता है। जो असली कॉशन है वो छोटी कंपनीज में है। अगर आप स्मॉल कैप का इंडेक्स देखें, निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो वो करीब 36 टाइम की अर्निंग्स पे चल रहा है। वो अपनी अपनी हिस्ट्री के ही 20% ऊपर है। तो ये क्लियर नहीं है, ये ऐसा मार्केट सस्ता है ऐसा बोल नहीं सकते। तो जो फ्रॉथ है जिसको हम वो झाग कहते हैं, वो झाग है जो मिड कैप और स्मॉल कैप में है, फ्रंट लाइंस में नहीं है। इसका मतलब ये कि जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक है मार्केट में, वो अगर निफ्टी का लेवल देख के ये अनुमान लगाने की कोशिश करें कि मार्केट सस्ता है, तो वो एक गलती होगी। रही बात अर्निंग्स की जो आपने कही, इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं, इस सीजन में जो भी अर्निंग्स अनाउंस हो रही है, इसमें रेवेन्यू स्ट्रांग रहेंगे। जो प्रेशर है वो प्रॉफिट पे बना रहेगा, और ये इस क्वार्टर की कहानी है कि रेवेन्यू स्ट्रांग रहेगा और प्रॉफिट पे प्रेशर होगा। निफ्टी कंपनीज का नेट सेल्स अगर आप देखें तो एक अनुमान लगाया है, जो मार्केट का एक कंसेंसस है, वो एक 15 से 17% की ग्रोथ की बातें हो रही है ईयर ऑन ईयर, जो कि बड़ी अच्छी ग्रोथ है बाय द वे। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो सिर्फ 8 से 10% का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब ये है कि 15-17% रेवेन्यू ग्रो होगा और प्रॉफिट सिर्फ 8 से 10% ग्रो होगा। और अगर ऐसा प्रॉफिट ग्रो हुआ तो जो वैल्यूएशन है इंडेक्स की या बड़ी कंपनीज की, वो ज्यादा रीजनेबल फिर भी नहीं होंगी ये प्रॉफिट आने के बाद भी। तो ये जो गैप है रेवेन्यू के ग्रोथ में और प्रॉफिट के ग्रोथ में, ये गैप ही सब कुछ कह देता है। रेवेन्यू में डिमांड दिख रहा है, पर इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन्स दब गए हैं। खासकर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जो ट्रंप की बदौलत, उस कॉन्फ्लिक्ट से जो एनर्जी स्पाइक हुआ है, उसके बाद जो हर चीज का भाव बढ़ा है। और एक आखिरी बात, जो पूरा साल है 27, ये जो करंट ईयर चल रहा है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो है 14-15%। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ की जो बात हो रही है अभी, वो एक बहुत दबा हुआ क्वार्टर रहेगा, क्योंकि हमने कहा कि 8-10% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो असली सिग्नल जो है, जो निवेशकों को ये देखना है, तो असली सिग्नल है कि मैनेजमेंट जो सेकेंड हाफ में रिकवरी का गाइडेंस देती है या नहीं। तो इट ब्रिंग्स बैक टू जो जहां आपने बात शुरू की थी कि हम सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर से बातें कर रहे हैं, तो मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि अब सेकेंड हाफ की अगर ग्रोथ के बारे में मैनेजमेंट बात करेगी, तो वो पॉजिटिव होगा और वहां से मार्केट को एक अच्छा बॉटम मिलेगा। जी, ठीक है। नहीं, ठीक है। मतलब मैंने तो मजाक के तौर पर कही थी, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले हम ट्रेड वॉर को लेकर परेशान थे, और किसने सोचा था कि नहीं फिर ये मिडिल ईस्ट में भी इतना लंबा संघर्ष देखेंगे। राजेश जी, ये बात एक्सेप्ट कर लेने में मुझे लगता है कि भलाई है इंडस्ट्री की, कि एआई फ्यूचर है और आप एआई को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ें। और इसके चलते हम देखेंगे कि आगे हो सकता है कि कुछ कंपनीज का मार्जिन प्रोफाइल हो सकता है कि बेहतर होता दिखाई दे।
लेकिन एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स कोरिया में, जापान में, ताइवान में जो चले, कहा यह जा रहा था कि वहां पर ना बहुत ज्यादा शेयर चल गए हैं। अब जो है एसके हाइनिक्स जो कंपनी है, कोरियन कंपनी है, ये साल भर में लगभग 7 गुनी हो गई है। टीएसएमसी जो ताइवान वाली कंपनी है वो डबल से ज्यादा हो गई है एक साल में, और क्या बेहतरीन रनअप रहा है। लेकिन अभी भी वहां से कैपिटल फ्री नहीं हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वहां से पैसा निकल के भारतीय बाजार में आएगा। आपका सेंस क्या कहता है सर? एफआईज का पैसा आएगा या फिर हम डोमेस्टिक फंड्स के भरोसे ही आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे भारतीय मार्केट के लिए नहीं, लेकिन बाकी सारे मार्केट्स में भी यही हो रहा है कि जो कैपिटल फ्लो है वो सारा एआई सेक्टर की तरफ गया है और जाता जा रहा है। और क्योंकि एआई सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रही है, उसकी वजह से जो डेटा सेंटर्स बनेंगे, उसकी वजह से जो बैकग्राउंड बनेगा, वो सब, उन सब इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हार्डवेयर बेस्ड है, ये ज्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं, ये हार्डवेयर लग रहा है। तो वो जो पेस है वो धीमा होता दिखता नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट, वो उस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि आपने कहा कि हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट, हर मैनेजमेंट यही कह रहा है कि एआई को हम कैसे यूज करें, और अगर हम नहीं यूज करेंगे और कंपटीटर यूज करेगा तो हमें एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, जो कि सही बात है। तो एफआई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कोरिया बोलिए, ताइवान बोलिए, यूएस बोलिए, इन सब मार्केट्स में लगी रही हैं। ऑफ कोर्स कभी नेगेटिव नंबर आता है, कभी पॉजिटिव नंबर आता है, बट ऑन द होल वो पैसा वहां से निकला नहीं है, जैसे कि आपने सही अनुमान लगाया है। भारतीय बाजार में ये हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, जो हम देख रहे हैं, आई थिंक सितंबर 24 से, तब तो करीबन 2 साल हो गए कि एफआई का पैसा बाहर जा रहा है, और जो वो पैसा जो बाहर जा रहा है उसकी रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड हैं, इनमें काफी फ्लो हुआ है, और ये वो जो सेल कर रहे हैं वो ये लोग बाय कर रहे हैं। तो जो बात ज्यादा नहीं हो रही है मार्केट में वो ये है कि अभी एफआई क्या करेगा इसके बारे में हमें कम सोचना है, क्योंकि वो जो भी करेंगे इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं कर सकते, वो करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। बट ध्यान इसमें लगाना है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कर रहा है, क्योंकि अगर अभी, जैसे कि हमने पिछली क्वार्टर में बात की थी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है पूरे मार्केट में, वो फॉरेन इन्वेस्टर से ज्यादा हो गई है पहली बार। तो महत्वपूर्ण इन्वेस्टर हमारे मार्केट के लिए अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। तो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का फ्लो कम हो जाता है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ना कि एफआई। तो इन शॉर्ट, एफआई पे ज्यादा मैं रिलाई नहीं कर रहा हूँ मार्केट के सेंस के लिए, ज्यादा फोकस हम डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे कर रहे हैं। जी ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे कर रहे हैं। और डोमेस्टिक, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें राजेश जी, तो कहा यह जाता है कि हम कंजम्पशन इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का काफी ज्यादा थ्रस्ट रहा है। मेक इन इंडिया हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार बहुत खासा जोर दे रही है। और अगर हम जीडीपी में शेयर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का टोटल जो शेयर है 16-17% के आसपास का, जिसका टारगेट है किसी को बढ़ा के 25% करने का। तो क्या अगले एक डेकेड की कोई प्लानिंग करे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स को खासा तवज्जो देना चाहिए, और जो कंजम्पशन है मतलब उससे उतना बेनिफिट कराया नहीं है लोगों को, उसको लेकर आपका व्यू क्या होगा? जी, आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज पे फोकस होगा तो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन सेक्टर है वो उस पर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हालांकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो एफआई का पैसा बाहर गया है, तो आरबीआई, गवर्नमेंट, ये सब एक्शन में आ गए। इन्होंने कैपिटल वापस लाने के लिए टैक्स और दूसरे मेजर्स थोड़े थोड़े दिए हैं मार्केट को। तो लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस भी जो हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने काफी ऐसे काम किए हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो, और उसी कारण उसके चलते ही हमारे पास जो इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है। तो कंजम्पशन जो है वो आई थिंक एक इंडिया का बैकबोन है, और वो बैकबोन बाहर बना रहेगा, क्योंकि हमारे पास लोग इतने हैं और कंजम्पशन इतनी ग्रो हो रही है। ऑफ कोर्स कंजम्पशन बास्केट चेंज हो रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, नजर रखनी होगी कि कंजम्पशन कहाँ जा रहा है। हायर वैल्यू एड गुड्स अगर लोग खरीद रहे हैं या बेसिक गुड्स में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो वो जो लेयरिंग है मार्केट की, कंजम्पशन मार्केट की, वो देखनी है। बट ओवरऑल कंजम्पशन मार्केट तो बना रहेगा। रही बात जो सरकार का और भारत का नया फोकस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, आई थिंक ये इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही है।
क्या 10 साल में हमारे पास इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे? नो वन कैन से, बोल नहीं सकते, बट उस दिशा में काफी फोकस, काफी काम चल रहा है। एक एग्जांपल, उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे कि ये जीसीसीज की काफी ग्रोथ हुई है, जो पहले हम बीपीओ बोलते थे कि आउटसोर्सिंग के लिए जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो अभी जीसीसी जो है वो यहाँ पे बहुत बन गए हैं भारत में। ऑफकोर्स सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स में जीसीसी आए हैं, बट उन जीसीसी को पावर करने के लिए, जैसे कि आपने एआई का मेंशन किया, उसमें अगर एआई यूज होना है तो एआई के लिए आपको चाहिए, एक बेसिकली काफी कुछ चाहिए, बट बेसिकली आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए। तो ये एक सर्कल है, पावर, इंडस्ट्रियल्स, इस पे फोकस बना रहेगा। एक डिफेंस आपने नहीं कहा, तो डिफेंस दूसरा एरिया है जहां पे भारत सरकार का जो फोकस है वो बना रहेगा। बिकॉज जैसे कि आपने कहा, मिडल ईस्ट में अब ये हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का थोड़े थोड़े समय पहले हुआ था। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ये जो वॉर की एक मेंटालिटी बन गई है, और भारत के पास बहुत ही शानदार नेबर्स है हमारे पास, तो हमें हमारे डिफेंस के लिए काफी स्पेंड करना होगा, काफी आत्मनिर्भरता लानी होगी। तो अगर सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि आपने बात छेड़ी है, तो फिनेंशियल्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो, और तीसरा कंजम्पशन, ये 3 सेक्टर पे ध्यान बनाए रखिए। मार्केट में ये 3 सेक्टर जब भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स बता दिए हैं राजेश जी ने आपको, उन पर आप फोकस करके चलिए, और सेकंड हाफ में बाजार की सूरत थोड़ी सी चेंज होती नजर आएगी। इसका फिलहाल अभी के हालातों को देखकर भरोसा नजर आ रहा है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आप बेहतरीन ढंग से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको गाइड करने के लिए। फिर से आपसे मुलाकात जल्दी होगी सर। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं